गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? हम लोग जैसा कि अक्टूबर महीना का डिटेलिंग देख चुके हैं, राष्ट्रीय का, नेशनल सेगमेंट का राष्ट्रीय घटनाक्रम का हम लोग डिटेलिंग देख चुके हैं। वीडियो आप लोग को मिल चुका है। उसका ऑब्जेक्टिव कर दे रहे हैं, है ना। मेन जो ऑब्जेक्टिव निकला है वो बना दे रहे हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। आराम से पढ़िए और बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम दीजिए। एक बात और दोस्तों कि सोमवार से हो सकता है कि लूसेंट का एक सेगमेंट शुरू करते हैं, एक सीरीज शुरू करते हैं। कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि लूसेंट को शुरू कर दिया जाए, और जनरली उसको रीडिंग देने का पर्पज से नहीं, ऐसा नहीं रहेगा कि 4 पन्ना रट के आना, 5 पन्ना रट के आना है। वो बड़ा ही खराब पैटर्न है पढ़ने का। टॉपिक वाइज टॉपिक समझते हुए चलना है, क्योंकि जो लूसेंट है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो अगर हम लोग हर पॉइंट को समझते हुए चले जाए, उसका डिटेलिंग करते हुए चले जाए, तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि उस पॉइंट का रीजन हम लोगों को पता रहता है कि आखिर वो पॉइंट लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, इसका कारण क्या है, उसका इतिहास क्या है ना। तो उसके बाद उसके बारे में हम लोग को जानकारी पता रहेगा तो फिर भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। और जो आने वाले वनडे एग्जाम है, जिसमें कि बिहार एसएससी है, दरोगा है, या बिहार बीपीएससी टीचर है, उसके लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो वो सीरीज हो सकता है सोमवार से हम चालू कर दें। इसके लिए आप लोग को हम टारगेट देंगे। आप उतना पढ़ के रखिएगा पहले से ही, फिर हम आएंगे उसको समझाएंगे और हम लोग सब साथ साथ चलेंगे, है ना। साथ साथ चलेंगे, आप लोग को टारगेट दे दिया जाएगा, आप लोग पढ़ के रहेंगे, फिर आएंगे हम लोग समझाएंगे, फिर उसी से हम लोग प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे और बस सब ठीक हो जाएगा। तो अगला टारगेट आप लोग याद रखिएगा, इतिहास से शुरू करने वाले हैं। तो लूसेंट का पहला पन्ना में क्या है? इतिहास। इतिहास में भी देखिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत दिया हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वो आप लोग पढ़ के रखिएगा। उसको हम डिटेलिंग करेंगे और एक एक पॉइंट को डिटेलिंग करेंगे, इत्मीनान से डिटेलिंग करेंगे। आप लोग सामने अपना बुक खोल के रखना और हम उसको समझाएंगे और देखना कितना आसानी से एकदम सब बात पानी के जैसा समझ में आ जाएगा। रटने का कोई हिसाब किताब नहीं है। हर चीज़ का मैपिंग कर देंगे हम, हर बातों को समझाते हुए मैपिंग करते हुए चलेंगे हम, डायग्राम बनाते हुए चलेंगे हम, और लूसेंट आपको कंप्लीट करा देंगे। और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, टीचर्स या फिर बीपीएससी क्यों नहीं हो, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जो 17वां बीपीएससी होने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग याद करके रखना कौन? प्राचीन भारत में पहला क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, वो आप लोग करके रखना। सोमवार से चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला टारगेट आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रतियोगिता दर्पण का अक्टूबर महीना का जो राष्ट्रीय सेगमेंट है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसका वॉल्यूम 3 यानी तीसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिए हम लोग। यह अंतिम है और तीसरा है और अंतिम है ऑब्जेक्टिव का। एमसीक्यू जैसा कि लिखा हुआ एमसीक्यू है ना। तो चलिए देखते क्या है। पहला क्या है कि चीता को विलुप्त कब घोषित किया गया है? प्रश्न ये पूछ देगा कि चीता को भारत में विलुप्त कब घोषित किया गया था? तो 1952 को। और विलुप्त घोषित होने के बाद सरकार फिर से इसका पुनर्वास का प्रयास कर रही है। इसी के लिए तो फिर नामीबिया से चीता लाया जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया जा रहा है, अकोनो नेशनल पार्क में उसको शिफ्ट किया जा रहा है ना। तो लेकिन प्रश्न यहाँ पर पूछेगा एग्जाम का दृष्टिकोण से कि चीता को विलुप्त कब घोषित किया गया है? तो 1952 डेट याद रखिएगा। सही बात। आगे चलें? चलो ठीक है, चलते हैं। दिल्ली की प्रशासन की अधिकांश शक्तियां केंद्र के पास होने हेतु विधेयक, जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे डिटेलिंग में, एक्सप्लेनेशन में, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिल्ली में टकराव का मुद्रा में हमेशा रहती है। अभी फिर से शक्तियों का विभाजन के लिए, शक्तियों का बंटवारा के लिए टकराव हुआ कि ऑफिसर्स यानी जो अधिकारी होंगे उसका ट्रांसफर और पोस्टिंग करने का अधिकार केंद्र के पास होगा या राज्य के पास होगा। केंद्र कहने का मतलब एलजी, क्योंकि एलजी ही केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एलजी के पास होगा कि राज्य सरकार यानी केजरीवाल साहब के पास होगा। तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था कि ये राज्य सरकार के पास होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया और अध्यादेश के बाद फिर एक कानून बना दिया। उस कानून का नाम क्या है? दिल्ली सेवा विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक। अब ये राज्यसभा, लोकसभा से पारित हो चुका है। इस पर राष्ट्रपति महोदय अपना अनुमति दे चुके हैं, है ना, अनुमोदन कर चुके हैं। अब ये कानून बन चुका है। ठीक है, तो
तो दिल्ली सेवा विधेयक या फिर ऑब्लिक दिए हुए या फिर इसी को कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, जो कि अब अधिनियम का रूप ले चुका है। यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अंतिम अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास, यानी कि एलजी साहब के पास। क्लियर? चलिए देखिए, एक चंद्रयान 3, यहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? प्रक्षेपण किस तरह किया गया था, सब चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है डेट ही कंफ्यूज कर जाए। तो ये 14 जुलाई को पहुंचा। कब था चंद्रयान? 23 अगस्त को। क्लियर? रॉकेट यानी कि जिससे प्रक्षेपित किया गया था, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन, याद ही होगा ना, वहां से प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन रॉकेट का नाम क्या था? तो LVM-3 MK4। LVM का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क। ठीक, चलिए। यात्रा कितने दिनों का था? तो यात्रा कुल 41 दिनों का था। कुल 41 दिन चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में लगा। पीएम मोदी, हाँ, जब चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा यानी 23 अगस्त को, तो पीएम मोदी किस देश की यात्रा कर रहे थे? हो सकता क्वेश्चन पूछते, दक्षिण अफ्रीका का, जोहान्सबर्ग में थे, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ देता है। तो पीएम मोदी उस समय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे। ठीक है। लैंडर का नाम क्या था? आप लोगों को तो कंप्लीट एकदम याद होगा, विक्रम। रोवर क्या था? प्रज्ञान, ये तो याद ही होगा, है ना। अब इसके साथ साथ आदित्य 11 एक मिशन था, आदित्य 11 मिशन, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। क्लियर? 2 सितंबर 2023 को। दूरी कितना है? कितना दूरी पर? L1 जो है, L1 पॉइंट है जहां पर वेधशाला को स्थापित किया जाएगा, है ना, उसका दूरी कितना है? तो 15 लाख किलोमीटर है, लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पर है। अब वहां पर वेधशाला का स्थापित किया जाएगा, और वो वेधशाला क्या करेगा? लेबोरेटरी क्या करेगा? सूरज का अध्ययन करेगा, उसका सौर लपटों का, कोरोना का अध्ययन करेगा। अब पृथ्वी का वायुमंडल पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वो अध्ययन करेगा, ताकि भविष्य में होने वाले ज्ञान विज्ञान का जो अनुसंधान होगा उसमें इस इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जाएगा। सही बात? चलिए, तो दूरी कितना है? 15 लाख किलोमीटर। सही। सूर्य की कोरोना का अध्ययन, जैसा कि बताएं, सूर्य का कोरोना का अध्ययन करेगा। और L1 पॉइंट पर उसको स्थापित किया गया, उस वेधशाला को। आदित्य मिशन का एक वेधशाला है, एक लेबोरेटरी है, उसको L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। तो L1 पॉइंट, जैसा कि हम लोग डिटेलिंग में पढ़ ही चुके हैं, कि एक ऐसा पॉइंट है ना, स्पेस में अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण दोनों ही नगण्य हो जाता है। न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाता है, न ही पृथ्वी अपनी ओर खींच पाता है। तो वहां पर वेधशाला आराम से स्थापित हो सकता है और अपना काम कर सकता है। वैसा L1, जैसा इसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट लैग्रेंज L1 है, L1 1, L1 2, L1 3, L1 4, L1 5, 5 लैग्रेंज पॉइंट है। वो भी याद रखिएगा, 5 लैग्रेंज पॉइंट है। ठीक है। तो आइए, लैग्रेंज नाम कैसे पड़ा? लैग्रेंज नाम कैसे पड़ गया? कुछ और भी तो नाम हो सकता था, आप ही का नाम हो सकता था, मेरा नाम हो सकता था। लैग्रेंज किस नाम पड़ा? तो इसके लिए लैग्रेंज नाम पड़ा जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर। तो भाई, ये जोसेफ लुई लैग्रेंज कौन थे? ये इटली का एक खगोल शास्त्री थे। इस क्षेत्र में L1, L2, ये सब क्षेत्र में, ये स्पेस में ये जो पॉइंट है, इसको ज्ञात करने में इनका बड़ा योगदान रहा था, है ना। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? नगण्य हो जाता है। ना तो पृथ्वी अपनी ओर खींच पाता है, ना सूर्य अपनी ओर। अब वहां से L1 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो सूर्य अपनी ओर खींच लेगा, और L1 से पीछे थोड़ा सा रहेगा तो पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन L1 पॉइंट ऐसा है जहाँ पर कोई नहीं खींच पाएगा, नगण्य हो गया। तो वैसा 5 पॉइंट का खोज किया गया है, और उस खोज में जोसेफ लुई लैग्रेंज महाशय का बड़ा ही योगदान रहा है, इसलिए इनका नाम लैग्रेंज शॉर्ट फॉर्म में L1 नाम दिया गया। ठीक है। तो फिर आगे का टारगेट याद रखना, और बस इसी तरह पढ़ते रहना है, और हम लोग साथ साथ चलते हैं। आने वाले एग्जाम में हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। गुड बाय।